हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आयर स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा बायोलॉजी का 13वां लेक्चर रहेगा जिसमें हम एम्फीबिया के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। जो हमारा 12वां लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम क्या चीज़ पढ़ेंगे। हमने एम्फीबिया के जो सामान्य लक्षण थे उनको पढ़ लिया है और इसके बाद मैंने बताया था हम उनके वर्गीकरण की बात करेंगे। और आप 2016 और 18 का पेपर उठा के देखना, और जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी के हिसाब से क्वेश्चन बने हुए हैं। आप एक बार जो मैं पूरा नोट्स लिखवा रहा हूँ उन नोट्स को बना लो। इसके बाद में जब हम मॉडल पेपर करेंगे तब सारे के सारे आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इन क्वेश्चन का पैटर्न भी पता चल जाएगा, हाँ किस तरह आए। ठीक है, तो अब इसके बाद कर लेते हैं। देखो, अगर आपके कशेरुकी और अकशेरुकी की बात करें तो सबसे पहले मैं फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले हमें उनके सामान्य लक्षणों को ही देखना है, क्योंकि सबसे पहले सामान्य लक्षण से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में हम बात करेंगे उनके वर्गीकरण से, और वर्गीकरण भी ऐसा नहीं जिस तरह से हमने ले लिया एम्फीबिया। तो एम्फीबिया के हम 7-8 कुछ लक्षण लिख लेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, और इसके बाद उनका वर्गीकरण पढ़ लेंगे। यानी लगभग 2 पेज तक हम इसको एंड कर देंगे। 2 पेज तक एंड कर दिया। इसी तरह टोटल 5 पढ़ने हैं, यानी 10 पेज। 10 पेज में हमने कशेरुकी के पढ़ लिया, और 10 पेज में हम किसको पढ़ लेंगे, अकशेरुकी। यानी इतना बड़ा टॉपिक है, और किसी हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी एक चैप्टर से हम 20 पेज तो आराम से पढ़ ही सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। अपने हर किसी में यही रह रहा है कि कम से कम 6 लेक्चर जा रहे हैं। जिस तरह हमने 12 लेक्चर लिए थे तो हमने 11 लेक्चर के अंदर के 2 चैप्टर कवर किए। इस पर भी अपनी आज दूसरी क्लास है, 12वीं क्लास भी इसी पे थी, यानी 13वां लेक्चर भी आज इसी पे है। लगभग हमारे इस पे टोटल 5 से 6 लेक्चर रहेंगे, तब इसको हम कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि हम इतना बहुत ही ऊपर से नहीं पढ़ रहे हैं, इसको थोड़ा अच्छे से व्यवस्थित लिख रहे हैं ताकि आपको लिखने का समय भी मिले, और किस हिसाब से इनका वर्गीकरण किया जाता है, किस हिसाब से क्या लक्षण है, उन सभी पे बात करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का है एम्फीबिया का वर्गीकरण। तो एम्फीबिया को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 वर्ग, है ना। यहाँ पे है 2 वर्ग। एम्फीबिया को 2 भागों में बांटा है। एक तो है स्टीगोसीफिलो, इसके बाद है लिसेइम्फियोबिया। अब इसके बाद में बात करते हैं कि वर्तमान में ये विलुप्त है। जो आपका पहला है स्टीगोसीफेलिया, ये वर्तमान में विलुप्त है, और ये वर्तमान में जीवित है, यानी आधुनिक उभयचर कौन से है, लिसेइम्फोबिया। और त्वचा पर स्थिर शल्क उपस्थित होते हैं। जो ये वाले हैं इनके त्वचा पर जो स्थिर शल्क थे वो उपस्थित थे, और इनमें डर्मल अस्थिया शल्क उपस्थित थे, और इसमें भी शल्क उपस्थित थे। अब बात करते हैं स्टीगोसीफेलिया जो था उसमें किस प्रकार से इसके आगे इसका किस प्रकार से क्वालिफिकेशन मतलब वर्गीकरण किया गया। तो ये इसी का भाग है। ठीक है, अगर इसको मैं यहां से हटा देता हूं तो ये इसी का पार्ट है। 1, 2 और 3, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी इसके अंतर्गत ये 3 आते हैं। ये है लेबिरेनोथोडेंसिया, ये है फाइलोस्पोंडाइली, और ये है लिपोस्पोंडाइली। तो अब इन तीनों के हमें लक्षण को देखते हैं। मैं आपको लिखने का समय दूंगा। देखो, अब ये सेलामेंडर तथा मगरमच्छ के समान दिखते हैं। जो आपके लेबिरिंथोडेंसिया है ये सेलामेंडर या मगरमच्छ के समान दिखते हैं। और कशेरुक नलिका अर्थात जो कशेरुक होती है वो रीढ़ की हड्डी वाले हैं ये सारे। तो इसमें जो नलिका के रूप में होती है, यानी जो इसके वर्टिब्रेट यानी कशेरुक है वो कैसी होती है, वो एक नली के रूप में होती है। इसके बाद में एरियोक्स, इसमें जो एग्जाम्पल है वो है एरियोक्स। कौन सा हो जाएगा, एरियोक्स। इसके बाद में देखें फाइलोस्पोंडाइली, दूसरा है फाइलोस्पोंडाइली, सेलामेंडर के समान दिखते हैं ये। ठीक है, अपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा सेलामेंडर है। फिर इसके बाद में कशेरुकी नलिका रूपी, जो कशेरुक है वो नलिका रूपी होती है। और ब्रेंकियोसोरस इसका एग्जाम्पल है ब्रेंकियोसोरस। इसके बाद लिपोस्पोंडाइली, सेलामेंडर और ईल मछली के समान। कैसे, ईल मछली के समान दिखते हैं। कशेरुक होती है वो नलिका के समान ही होती है। और डिप्लोकोकस इसका उदाहरण है। अब देखना हमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। हमें
एम्फीबिया के दो वर्ग हैं, ये उपवर्ग हैं इनके, ठीक है, ये आपके उपवर्ग हो जाएंगे, ये वर्ग है एम्फीबिया के, ये उपवर्ग। तो जिस तरह से स्टिगोसेफिलिया और लिसेम्फोबिया ये दे दिया, तो ये बोल सकता है, ये पूछ सकता है ये निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये एम्फीबिया के अंतर्गत आते हैं। या फिर इनमें से कोई एक नाम दे दिया, या इनमें से फिर यह बोल दिया कि एम्फीबिया के अंतर्गत जो उपवर्ग है, एम्फीबिया के अंतर्गत जो उपवर्ग है वो उसमें क्या चीज आती है, तो 1 2 3, इन तीनों के नाम याद रखने हैं हमें। इनसे भी पूछ सकता है कि ये नाम, ठीक है। ये सैलामेंडर तथा मगरमच्छ के समान दिखते हैं, ये सैलामेंडर के समान दिखते हैं, और ये ईल मछली या सैलामेंडर के समान दिखते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो इरियोक्स आता है, ब्रेंकियोरोसस आता है और डिप्लोकोकस आता है। देखो अभी आप मेरी बात को एक बार सुने ध्यान से, अभी सिर्फ आप इतना काम करें, जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ, जिस तरह से थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ, वो सबसे पहले आपके नोट्स कंप्लीट करें। जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे ना, अंतिम में क्लास में इसके क्वेश्चन पे लेके आऊँगा, क्योंकि ये टॉपिक फिर से बोल रहा हूँ, ये टॉपिक सभी को काफ़ी टफ लगता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण भी है। आप 2016 का 2018 का पेपर देख सकते हो, एक क्वेश्चन तो हर किसी मतलब टॉपिक से उठता ही है, तो इनसे भी एक क्वेश्चन बना हुआ है। और इसके कम से कम हम 30-40 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें आपको पैटर्न पता चल जाएगा। हाँ, ये जो इनका जो वर्गीकरण कर रहे हैं हम, तो वर्गीकरण से क्वेश्चन कैसे बनता है, तो 10 तो लक्षणों से क्वेश्चन ले लेंगे, 10 उनके वर्गीकरण से, 20-25 क्वेश्चन करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक बार आप इसको उतार लीजिए, इसके बाद अंतिम में बोल रहा हूँ, जब इसके लेक्चर पूरे हो जाएंगे, अंतिम जब इसके 6ठी या 5वीं जो भी क्लास रहेगी, उस पे हम इसके लक्षणों की इसके क्वेश्चनों की बात जरूर करेंगे, ठीक है। तो एम्फीबिया 2 वर्ग है, स्टिगोसेफिलिया और लिसेम्फीबिया, ये वर्तमान में ये विलुप्त है, त्वचा पर अस्थिर शल्क उपस्थित होते हैं। 2 सामान्य इसके लक्षण लिख लिए हमने, आप मेरे साथ ही लिखते रहिए। दूसरा लिखे लिसेम्फीबिया जीवित है और वर्तमान उभयचर, हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है, वर्तमान में जो उभयचर हमें दिख रहे हैं या जो वर्तमान में जीवित उभयचर है वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो लिसेम्फीबिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद में इसको 3 भागों में बांटा, लिबेरियोन्थोडेंशिया, फाइलोस्पोन्डाइली और लिपोस्पोन्डाइली, इनको 3 भागों में बांटा। सैलामेंडर तथा मगरमच्छ के समान दिखते हैं, और तीनों में जो कशेरुक होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, कशेरुक इनकी मेरुरज्जु होती है, वो नलिका रूपी होती है, नली के समान होती है, इस चीज को याद रखना। इरियोक्स इसका एग्जाम्पल है, ब्रेंकियोसोरस इसका एग्जाम्पल है, और डिप्लोकोकस ये इसका एग्जाम्पल है। तो जल्दी से इसको उतारिए। इसके बाद में हम लिसेम्फीबिया के वर्गीकरण को पढ़ते हैं, उसमें भी 3 वर्गीकरण मतलब 3 है, तो इसके हम वर्गीकरण को पढ़ते हैं। तो जल्दी से इसको उतारिए। आपने स्टिगोसेफिलिया के वर्गीकरण को उतार लिया होगा। अब हम बात करते हैं लिसेम्फिलिया के वर्गीकरण की। जैसा कि बोर्ड पे देख रहे होंगे, ये 3 भागों में वर्गीकृत है, एपोडा, यूरेडिला और एन्यूरा। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमने जो सबसे फर्स्ट पढ़ा, ठीक है, एक बार इसको चलो समझा ही देता हूँ, इसके बाद उस टॉपिक पे बात करेंगे। एपोडा ये एक सामान्य लक्षण लिखा है मैंने, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो रहने वाला है आपके लिए एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जिस तरह इक्तियोफिस, ये जो एग्जाम्पल है ये महत्वपूर्ण है, ये सारे एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल हमें विशेष करके याद रखने हैं, और इनमें से भी पूरे में से इम्पोर्टेंट ये ज़्यादा रहने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाइला राइना टिग्रिना ब्यूफो, देखिए उड़ने वाले मेंढक है, सामान्य मेंढक है, इसके बाद वृक्षों पे रहने वाले मेंढक है, तो वो मेंढक है वो एन्यूरा के अंतर्गत आते हैं। अब देखना, एपोडा सामान्य लक्षण लिखा है, शरीर लंबा पतला क्रमिरूपी होता है, और उसके अंतर्गत जो आता है वो इक्थियोफिस आती है। क्या आती है? इक्थियोफिस आती है। इसके बाद में बात करें अपन यूरेडिला, तो शरीर लंबा एवं सकरा होता है, एम्फिस्टोमा और सैलामेंडर आते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमें पूछ सकता है, सैलामेंडर किसके अंतर्गत आता है, तो लिसेम्फीबिया या फिर आपका यूरेडिला। एग्जाम में अगर ज्यादा डीप जाए तो यूरेडिला देगा, नहीं तो सिंपल सा लिसेम्फीबिया देगा, यानी एम्फीबिया के अंतर्गत
सैलामेंडर, और सैलामेंडर किसके अंदर है? लिसेमफेबिया के अंतर्गत है। हमें इस तरह से एग्जाम्पल को याद रखना है। एन्यूरा शरीर छोटा पतला, बिल्कुल सामान्य लक्षण लिखे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइला, राना टिग्रिना और ब्यूफो, ये जो 3 एग्जाम्पल है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एन्यूरा के अंतर्गत आता है और ये लिसेमफेबिया के अंतर्गत आता है। हमने सबसे पहले पढ़ा है लक्षण, लक्षण पढ़ लिए। इसके बाद में दूसरे नंबर पे हमने वर्गीकरण पढ़ा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है मतलब महत्वपूर्ण रहेगा वो लक्षण से रहेगा। पहला क्वेश्चन इनके लक्षणों से बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसके बाद अगर बात करें अपन तो दूसरा क्वेश्चन इनके वर्गीकरण में, और तीसरा क्वेश्चन रहेगा इनके उदाहरण से। यानी ये 3 पॉइंट हमें हर किसी में याद रखने हैं। लक्षण, पहले लक्षणों को देखना है। मैंने जो एम्फीबिया के अंतर्गत जो 7 लक्षण लिखवाए थे मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने जो सेलेक्टिव लक्षण थे उन्हीं को लिखवाया था आपको। इसके बाद वर्गीकरण, जिस तरह से इसके अंतर्गत 3 है, इसके अंदर और क्या आ सकता है ये ध्यान रखना है। इसके बाद में उदाहरण, हमें इसके बाद में जो अंतिम है एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से रट लो, याद कर लो, लेकिन हमें एग्जाम्पल को देख के ही जाना है, क्योंकि कई बार सीधा एग्जाम्पल से क्वेश्चन उठा के आ जाएगा। निम्न में से हाइला या विफो किसके अंतर्गत आते हैं? तो लिसेमफेबिया या एन्यूरा के अंतर्गत आते हैं। अब आप मेरे साथ अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। आपने वो तीनों पॉइंट उतार लिए होंगे, अब इसको उतारिए। लिखे लिसेमफेबिया, लिसेमफेबिया को लिखिए, और उसके अंतर्गत पहला लिखिए एपोडा, जल्दी से लिखिए आप एपोडा। इसके बाद दूसरा लिखे यूरेडेला, और थर्ड लिखे एन्यूएरा, थर्ड लिखे एन्यूएरा। एपोडा, यूरेडेला और एन्यूएरा तीनों लिख लिया आपने। जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उसी तरह मेरे साथ साथ लिखते रहिए, ताकि आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाए। इसके बाद वीडियो को सेकंड टाइम और देखिए, 1-2 बार और देखिए, ताकि धीरे धीरे आप याद भी हो जाएगा और नोट्स भी कंप्लीट बन जाएंगे। शरीर लंबा पतला क्रमिरूपी होता है, शरीर लंबा पतला क्रमिरूपी होता है। और इसमें उदाहरण लिखना इक्थियोफिस, एग्जाम्पल क्या लिखना इक्थियोफिस, और एग्जाम्पल को इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है। ये हो गया होगा आपका एपोडा, शरीर लंबा पतला क्रमिरूपी और इक्थियोफिस है। इसके बाद में बात करते हैं यूरेडेला की अपन। तो यूरेडेला में है शरीर लंबा एवं सकरा होता है, शरीर लंबा एवं सकरा होता है, और एम्बिस्टोमा और सेलामेंडर। इंपोर्टेंट कर देना इस एग्जाम्पल को, शरीर लंबा एवं सकरा और एम्बिस्टोमा और सेलामेंडर। 1-2 एग्जाम्पल और थे, लेकिन हमें जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना, हमें सेलामेंडर को अच्छे से याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं एन्यूएरा की। तो एन्यूएरा में आपका आ जाता है शरीर छोटा चपटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ, ये एग्जाम्पल हमें अच्छे से याद रखने हैं। हाइला है, राना है, मतलब राना टिग्रिना भी बोल सकते हैं, राना भी है, और बिफो, ये एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। तो लिखिए एन्यूरा, थर्ड पॉइंट, शरीर छोटा तथा चपटा होता है, शरीर छोटा तथा चपटा होता है, और हाइला, राना और बिफो। तो इसको आप तीनों पॉइंट को उतार ले। अगर लिखना बाकी रहोगे, मैंने आपको लिखवा भी दिया बोल के, अगर कुछ बाकी रह गया तो जल्दी से इसको लिखें। तो हमने जो सबसे पहला था एम्फीबिया उसको पढ़ लिया। अब हम बातें हैं पीसीज वर्ग पे आते हैं, ठीक है। जो आपके पीसीज वर्ग है उसको हम मछली वर्ग है उसको मत्स्य वर्ग को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जल्दी से इसको उतारिए अब। एम्फीबिया के वर्गीकरण को हमने पूरा पढ़ लिया। अब बात करते हैं पीसीज वर्ग या मछली वर्ग के जो सामान्य लक्षण है और उनके वर्गीकरण को देखते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको पूरा आपको समझा देता हूं, इसके बाद एक एक पॉइंट को मैं आपको लिखवा भी दूंगा। तो सबसे पहले पीसीज वर्ग या मछली वर्ग, इनके लक्षणों के बारे में देखते हैं, क्या क्या इनके लक्षण हैं। देखो, पहला है पूर्णतः जलीय होती है। तो सिंपल सी बात है, मछलियां सारी जल में ही रहती है, पूर्णतः जलीय होती है। इसके बाद में आपका दूसरा है युग्मित उपांग अंश एवं श्रोणी पंख के रूप में होते हैं। जो इसके युग्मित उपांग होते हैं, जब मछली का डायग्राम देखना, ठीक है, तो युग्मित उपांग होते हैं वो अंश एवं श्रोणी पंख के रूप में होते हैं।
किस रूप में होते हैं? अंश एवं श्रोणी पंख के रूप में होते हैं। हृदय दो कोष्ठीय होता है। हृदय कैसा होता है? दो कोष्ठीय। और लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, एक आपका आलिंद हो जाएगा और एक आपका निलय हो जाएगा। ठीक है, लिखना चाहे तो अपन लिख सकते हैं कि हृदय दो कोष्ठीय होता है, एक आलिंद और एक निलय होता है। हमारे 3 पॉइंट हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि कपाल तंत्रिकाएं 10 जोड़ी होती है। कपाल तंत्रिकाएं कितने जोड़ी होती है? तो कपाल तंत्रिकाएं 10 जोड़ी होती है। इसके बाद में 5th पॉइंट है, मछलियां अमीनोटेलिक होती है, अमोनियोटेलिक होती है। इंपॉर्टेंट करना इस पॉइंट को, हमें ये पॉइंट पूछा जा सकता है। मछलियां कैसी होती है? अमोनियोटेलिक, अर्थात अमोनिया का उत्सर्जन करती है या अमोनिया गैस निकलती है। फिर डिवोनियन युग, डिवोनियन जो युग होता है उसे मछलियों का युग कहते हैं। देखो, खारे पानी से स्वच्छ पानी, मैंने स्वच्छ से खारे पानी में जाना, माइग्रेशन करने के लिए, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम क्वेश्चन के माध्यम से उसको पूरा जरूर करेंगे। अभी हमने जो सामान्य लक्षण है उनको ही देखा है। इसके बाद जो 6ठा पॉइंट है, डिवोनियन युग। डिवोनियन युग को मछलियों का युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिवोनियन युग को मछलियों का युग कहा जाता है। एक बार वापस लक्षणों को देख लेते हैं। पिसीज वर्ग या मछली वर्ग लक्षण है। पहला है, पूर्णतः जलीय होती है। कैसी होती है? जलीय होती है। युग्मित उपांग अंश एवं श्रोणी पंख के रूप में होते हैं। अंश एवं श्रोणी पंख के रूप में होते हैं। हृदय दो कोष्ठीय होता है, एक आलिंद और एक निलय होता है। हृदय दो कोष्ठीय होता है, एक आलिंद और एक निलय होता है। इसके बाद में चौथा पॉइंट है, कपाल तंत्रिकाएं 10 जोड़ी होती है। कपाल तंत्रिकाएं 10 जोड़ी होती है। 5वां है, मछलियां अमोनिया टेलिक होती है। ये पॉइंट इस पूरे में से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये रहेगा आपका 5वां पॉइंट, 5th पॉइंट है। इसके बाद डिवोनियन युग है, वो मछलियों का युग कहा जाता है। ये भी याद रखना कि डिवोनियन युग को मछलियों का युग कहा जाता है। अब बात करते हैं हम मछली वर्ग के जो क्लासिफिकेशन है उसकी। तो ये इसका मछली वर्ग है, 2 वर्गों में बांटा है इसको। एक तो है कॉन्ट्रिथ उपास्थल मछलियां और है ओस्टिथिक्स, ठीक है, और अस्थिल मछलियां। इनको हमने 2 भागों में बांटा है। अब इसके सामान्य लक्षण है और इसके सामान्य लक्षण है। अगर देखा जाए तो ये यहीं पे एंड हो जाता है, लेकिन हमको आपके कॉन्ड्रिथिक्स जो उपास्थल मछलियां हैं और जो आपकी अस्थिल मछलियां हैं इनका भी क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर ज़्यादा जाए डीप में तो इनसे पूछ सकता है। अदरवाइज हमने जो इसके एग्जाम्पल लिखे, लास्ट में मैं एग्जाम्पल लिखाऊंगा, इससे हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो मछली वर्ग है 2 भागों में बांटा, स्थिल मछलियां और आपकी ओस्टिथिस है यानी स्थिर मछलियां। अब देखना, अब बात करते हैं अपन जो उपास्थल मछलियां होती है उनमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है शरीर पार्श्व से संपीड़ित तक होता है, यानी पार्श्व आकार का भी हो सकता है और संपीड़ित आकार का भी हो सकता है। तो ये इसका पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद इसके शरीर की बात करते हैं तो इसका जो पहला पॉइंट है, शरीर कैसा होता है? तर्कोरूपी होता है। तो जो आपकी स्थिर मछलियां होती हैं इनका शरीर कैसा होता है? तर्कोरूपी होता है। इसके बाद में दूसरे पॉइंट की बात करते हैं अपन, पूंछ पंख। इस पूंछ पंख को इंपॉर्टेंट करना, इस पूंछ पंख को इंपॉर्टेंट करना। जो पूंछ पंख है वो हेट्रोसल्कर प्रकार के होते हैं। पूंछ पंख कैसे होते हैं? तो पूंछ पंख होते हैं वो हेट्रोसर्कल प्रकार के होते हैं। इसके बाद में इसका जो दूसरा पॉइंट है, ये जो पूंछ पंख होते हैं ये होमो सर्कल प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? होमो सर्कल प्रकार के। तो ये 2 पॉइंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं कि उपास्थल मछलियों में जो पूंछ पंख होता है वो किस प्रकार के होते हैं? हेट्रोसल्कर, और इसमें होमो सर्कल होते हैं। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है, हृदय 2 कक्षीय होता है। हृदय कैसा होता है? तो हृदय 2 कक्षीय होता है, एक आलिंद एक निलय। इसमें जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा वो होगा अपना कि हृदय 2 कक्षीय होता है, एक आलिंद और एक निलय होता है। अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं। अब जनन तंत्र, जो उपास्थल मछलियां है, जनन तंत्र लिंगों को बाहर से पहचाना जा सकता है। इस पॉइंट को पूरा लिखें।
तो लिंगों को बाह्य रूप से पहचाना जा सकता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन किसकी, इसके चौथे पॉइंट की। तो लिंगों को बाह्य रूप से पहचाना नहीं जा सकता है, लिंगों को बाह्य रूप से पहचाना नहीं जा सकता है। देन इसके बाद में बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। जो इसका पांचवा पॉइंट है ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। अंडज और अंडजरायुज होते हैं। अब इनकी परिभाषा को हम भी देख लेंगे। अभी सिर्फ आप इतना याद रखें, अंडज और अंडजरायुज होते हैं। ठीक है, अंडज यानी अंडे देने वाले, सिंपल सी बात है, और ये भी अंडज या अंडजरायु होते हैं। ठीक है, अब देखना इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो हमें लास्ट जो पॉइंट है, छठा पॉइंट उदाहरण, इसको रट लेना है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, ये सारी चीजें याद, देखो एक तो ये पॉइंट याद करना है, इसके बाद हेट्रोसर्कल और होमोसर्कल को ध्यान रखना है, और आपके कॉन्ट्रैक्टिस यानी उपास्थल मछलियां और ऑस्टिक्थिस यानी अस्थिल मछलियां, इसके अंदर हमें फिर से बता रहा हूं उदाहरण को ही सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो छठा पॉइंट है आपका एग्जाम्पल पे, और एग्जाम्पल में एक एक लिखवा दूंगा। अब यहाँ से मेरे साथ एक एक पॉइंट लिखते रहिए आप, और अंतिम में मैं सारे पॉइंट लिखवा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लिखे पिसीज वर्ग या मछली वर्ग। हेडिंग लिखे आप पिसीज वर्ग या मछली वर्ग। ठीक है, और इसके बाद लिखे लक्षण। यहाँ लिख लिया आप लक्षण। लक्षण में लिख लिया होगा आपने पिसीज वर्ग। लक्षण लिखे। लक्षण में पहला पॉइंट लिखना कि मछलियां पूर्णतः जलीय होती है। पहला पॉइंट लिख ले कि मछलियां पूर्णतः जलीय होती है। इसके बाद में हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या कहता है। पहला पॉइंट लिख लिया आपने कि मछलियां पूर्णतः जलीय होती है। दूसरा पॉइंट लिखें युग्मित उपांग। दूसरा पॉइंट लिखें युग्मित उपांग अंश एवं श्रोणी पंख के रूप में होते हैं। दूसरा पॉइंट है युग्मित उपांग अंश एवं श्रोणी पंख के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? अंश एवं श्रोणी पंख के रूप में होते हैं। लिखे दूसरा पॉइंट युग्मित उपांग अंश एवं श्रोणी पंख के रूप में होते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लिया होगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। हृदय दो कोष्ठीय होता है। तीसरा पॉइंट लिखना है हृदय दो कोष्ठीय होता है, एक आलिंद और एक निलय होता है। एक आलिंद और एक निलय होता है। हृदय दो कोष्ठीय होता है, एक आलिंद और एक निलय होता है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। कपाल तंत्रिकाएं 10 जोड़ी होती है। कपाल तंत्रिकाएं कितने जोड़ी होती है? तो कपाल तंत्रिकाएं 10 जोड़ी होती है। ये आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा कि कपाल तंत्रिकाएं 10 जोड़ी होती है। इसके बाद पांचवा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट महत्वपूर्ण करना, मछलियां अमोनिया टेलिक होती है। मैंने पहले बता दिया था कि अमोनिया, यूरिया, एमिनो एसिड सब क्या है, यानी टेलिक जोड़ देंगे तो यानी मूत्र के द्वारा उत्सर्जन होने वाली गैस या जो पदार्थ होता है उसकी बात करते हैं हम। तो मछलियां अमोनिया टेलिक होती है। कैसी होती है? अमोनिया टेलिक होती है। इसके बाद छठा पॉइंट है। छठा जो पॉइंट हो जाएगा वो होगा डिवोनियन युग है, उसे मछलियों का युग कहा जाता है। डिवोनियन युग है, उसे मछलियों का युग कहा जाता है। तो इस प्रकार ये जो लक्षण पढ़ लिए। इसके बाद मछली वर्ग को दो भागों में बांटा गया है, एक तो उपास्थल मछली और स्थिल मछलियों को। ठीक है, तो आप लिखते रहिए मेरे साथ ही। अब ये तो 5-6 पॉइंट आपने लिख लिए हैं। अब लिखें इसके बाद में मछली वर्ग और लिखें कॉन्ट्रिक्स उपास्थित मछलियां और ऑस्टिक्थिज यानी स्थिल मछलियां। लिखे जल्दी से, उपास्थिल मछलियां और अस्थिल मछलियां। ये है आपकी अस्थिल मछलियां और ये है आपकी उपास्थिल मछलियां। ये है कॉन्ट्रिक्थिक्स और ये है ऑस्टिक्थिज। जल्दी से लिखें। अब इसके बाद में ये लक्षण है इसके, ठीक है, ये इसके लक्षण हैं और उदाहरण लिखे अंत में। तो पहला पॉइंट लिखें, यहाँ पे आप पहला बिंदु करें, पहला पॉइंट लिखें शरीर प्राश्व से संपीड़ित होता है। शरीर प्राश्व से संपीड़ित होता है। जल्दी से लिखिए, शरीर प्राश्व से संपीड़ित होता है। इसके बाद में बात करते हैं शरीर तर्करूपी होता है। इसका जो पहला पॉइंट है उस पर लिखना है शरीर तर्करूपी होता है।
इसमें लिख दिया शरीर राष्ट्र से संपीड़ित होता है, और इसमें लिखना शरीर आपका तर्करूपी होता है। दूसरा पॉइंट है पूंछ पंख, और इसको इंपॉर्टेंट करना, यहां लिखना दूसरा पॉइंट पूंछ पंख। उपास्थल मछलियों में दूसरा पॉइंट है पूंछ पंख, और इसको इंपॉर्टेंट करना, और उसमें लिखना हेट्रोसर्कल प्रकार के होते हैं। हेट्रोसर्कल प्रकार के होते हैं, पूंछ पंख हेट्रोसर्कल प्रकार के होते हैं। किसमें? उपास्थल मछलियों में। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद में तीसरा है, इसका जो दूसरा है, अस्थिल मछलियों में पूंछ पंख होमोसर्कल प्रकार के होते हैं। पूंछ पंख होमोसर्कल प्रकार के होते हैं। स्थिल मछलियों में दूसरा पॉइंट पूंछ पंख होमोसर्कल प्रकार के होते हैं। इसके बाद स्थिर मछलियों के अंतर्गत तीसरा पॉइंट लिखें, तीसरा बिंदु लिखें, हृदय दो कक्षीय वाला होता है, एक आलिंद और एक निलय। हृदय दो कक्षीय होते हैं, या हृदय में दो कक्ष होते हैं, एक आलिंद और एक निलय होता है, एक आलिंद और एक निलय होता है। ये इसका तीसरा पॉइंट हो गया। अब इसका तीसरा पॉइंट लिखें, हृदय दो कक्षीय होता है, एक आलिंद और एक निलय होता है। हृदय दो कक्षीय होता है, एक आलिंद और एक निलय होता है। 3 पॉइंट लिख लिए आपने, और इसके भी 3 पॉइंट लिख लिए। अब इसका चौथा पॉइंट लिखे जनन तंत्र। अब इसका चौथा पॉइंट लिखे जनन तंत्र। ठीक है, इसके चौथे पॉइंट में लिखे लिंगों को बाह्य रूप से पहचाना जा सकता है। लिंगों को बाह्य रूप से पहचाना जा सकता है। इसका चौथा पॉइंट लिखना है जनन तंत्र। इसमें लिखना लिंगों को बाह्य रूप से पहचाना जा सकता है। यहाँ पूरा नहीं लिखा मैंने, लिंगों को बाह्य रूप से पहचाना जा सकता है। तो इसका चौथा पॉइंट हो गया। अब इसके चौथे पॉइंट की बात करें तो जनन तंत्र करके लिखना लिंगों को बाह्य रूप से पहचाना नहीं जा सकता। चौथा पॉइंट जनन तंत्र करके लिखना लिंगों को बाह्य रूप से पहचाना नहीं जा सकता है। लिंगों को बाह्य रूप से पहचाना नहीं जा सकता है। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट में। इसमें लिखना, इसका पांचवा पॉइंट लिखना अंडज या अंडजरायुज होते हैं। अंडज या अंडजरायुज होते हैं, यानी इसके अंतर्गत जो मछली आती है वो अंडज या अंडजरायुज होती है। और इसमें लिखना, इसमें भी पांचवा पॉइंट लिखना अंडज या अंडजरायुज होती है। तो इस प्रकार हमने पांचों पॉइंट लिख लिए। अब छठा पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट करना और लिखना उदाहरण। छठा पॉइंट लिखना, आप उदाहरण लिखना। देखो यहाँ से कट गया होगा, आपको काफी नीचे लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा। तो छठा पॉइंट में लिखना नंबर 6 पॉइंट लिखना उदाहरण। नंबर जो 6 पॉइंट है उसमें लिखना उदाहरण, और उसमें लिखना स्कोलियोडोन। स्कोलियोडोन फर्स्ट लिखना स्कोलियोडोन, जिसको क्या कहते हैं? जिसे कुत्ता मछली कहा जाता है। स्कोलियोडोन जिसे कुत्ता मछली कहा जाता है। इसके बाद में टोरपीडो लिखें, दूसरा एग्जाम्पल लिखे टोरपीडो। मैं इसको रब करके इसके साइड में लिख लेता हूं, ठीक है। यहां पे लिख लेता हूं मैं, ये आपने लिख ही लिया होगा। इसमें ध्यान रखना, देखो इसके अंतर्गत हमें उपास्थल मछलियों के अंतर्गत जो उदाहरण है उसमें लिखना है स्कोलियोडोन। स्कोलियोडोन, और कोष्टक में लिख लेना कुत्ता मछली। स्कोलियोडोन हो गया। इसको अगर देखा जाए तो हिंदी भाषा में कुत्ता मछली कहते हैं, और साइंस की भाषा में स्कोलियोडोन कहा जाता है। इसके बाद में इसी के अंतर्गत लिखना उपास्थल मछलियों में दूसरा उदाहरण लिख लेना टोरपीडो। टोरपीडो, टोरपीडो लिख लेना। और टोरपीडो को विद्युत मछली कहा जाता है। टोरपीडो को विद्युत मछली कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लिखना टोरपीडो, और टोरपीडो को विद्युत मछली कहा जाता है। ये 2 एग्जाम्पल हो गए आपके। पहला स्कोलियोडोन यानी कुत्ता मछली, और दूसरा है टोरपीडो यानी विद्युत मछली। ये दोनों आपने लिख लिए होंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं काईमेरा। जो तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा वो होगा आपका काईमेरा। तीसरा एग्जाम्पल है काईमेरा, और इसको चूहा मछली कहा जाता है। इसके कोष्टक में लिखना चूहा मछली, ठीक है। हम उपास्थल मछलियों के उदाहरण लिख रहे हैं। पहला लिखा स्कोलियोडोन, इसके बाद टोरपीडो, टोरपीडो विद्युत मछली, तीसरा है काईमेरा, काईमेरा का मतलब चूहा मछली।
काईमेरा का मतलब चूहा मछली। इसके बाद में चौथा लिखे आप, चौथा है राइनोबेट्स। चौथा है राइनोबेट्स। चौथा है राइनोबेट्स और इसको गिटार फिश कहा जाता है। इसको गिटार मछली कहा जाता है। ठीक है, तो थर्ड है काईमेरा जिसे चूहा मछली कहते हैं, और चौथा है राइनोबेट्स। राइनोबेट्स जिसको गिटार मछली कहा जाता है, जिसको गिटार फिश कहते हैं। तो इस प्रकार हमने छठा पॉइंट पूरा कर लिया। देखो उदाहरण वापिस बता, स्कोलियोडोन गिटार फिश, मतलब ये आपकी हो जाएगी राइनोबेट्स। इसके बाद थर्ड है काईमेरा चूहा मछली, और इसके बाद टोरपीडो यानी आपकी जो विद्युत मछली होती है वो। ये चारों एग्जाम्पल हमने बता दिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो आपकी स्थिल मछलियां है उसके उदाहरण। स्थिल मछलियों के उदाहरण है लेबियो, ईल, गेम्बुसिया और क्लेरिस जिसको कैटफिश भी कहते हैं। ये चार उदाहरण याद रखने। एक तो लेबियो, लेबियो रोहित आपने सुना होगा, लेबियो फिश, ईल फिश, ईल मछली, और गेम्बुसिया जो मच्छरों को मारने वाली, मच्छरों को खाने वाली है, मच्छरों के लार्वा को, वो है गेम्बुसिया मछली। और इसके बाद है क्लेरिस। ये इसके छठा पॉइंट है, नंबर 6 पॉइंट, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। लेबियो या लेबियो रोहिता भी लिख सकती हो आप। ईल मछली है, गेम्बुसिया मछली है, और क्लेरिस जिसको हम कैटफिश कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, कैटफिश कहा जाता है। ये इसके उदाहरण हो गए। छठा पॉइंट महत्वपूर्ण कर लेना आप कि लेबियो, ईल, गेम्बुसिया, क्लेरिस जिसे हम कैटफिश कहते हैं। अब इस प्रकार से हमने जो पीसीज वर्ग थे उसके सामान्य लक्षण देखे और उनका उपास्थल मछलियों और अस्थिल मछलियों के वर्गीकरण देखा। अब हमने उपास्थल मछलियां और स्थल मछलियों के उपवर्गों को देख लेते हैं। किसको देखते हैं, उपवर्ग को भी देख लेते हैं। अब हम उपवर्ग तक पढ़ेंगे, इससे आगे इसको नहीं पढ़ना है, अगर और जाए तो है, लेकिन हमें उपवर्ग तक पढ़ना है। हमारा क्वेश्चन कहाँ तक बन सकता है, उन चीजों तक हमें पढ़ना है। तो जल्दी से इस पॉइंट को उतार लिए। इसके बाद हम उपास्थल मछलियां और ओस्टिथिक्स यानी स्थल मछलियों के उपवर्ग को पढ़ते हैं। जल्दी से इसको उतारिए, इसके बाद हम इनके वर्गीकरण को आगे देखते हैं। कॉन्ट्रिक्थिस एंड ओक्टिक्थिस जो मछलियों के थे, सामान्य लक्षण वो हमने लिख लिए, और इसके जो उदाहरण थे वो हमने लिख लिए। जो छठा पॉइंट था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम इनके उपवर्ग की बात कर लेते हैं, यानी उपास्थल मछलियां कॉन्ट्रिक्थिस, इसके दो उपवर्ग हैं, और ओक्टिक्थिस यानी स्थिल मछलियां, इसके दो उपवर्ग हैं। अब उपवर्ग में भी हमें सिर्फ ये देखो, फिर से बता रहा हूँ, ये थोड़े बहुत नाम याद कर लेना और हमें एग्जाम्पल ही याद रखने हैं। ये नाम याद रखना, ठीक है। उपवर्ग में तो ये है उपास्थल मछलियां आपकी कॉन्ट्रिक्थिस है, इसके दो उपवर्ग हैं। पहला है सिलिकियाई और ये है होलोसिलिकियाई, ठीक है। ये दो हो गए, पहला है सिलिकियाई और ये होलोसिलिकियाई, दो उपवर्ग हैं। इसके बाद ओक्टिथिस दो उपवर्ग है, सार्कोप्लेटिरिजियाई और एक्टिनोप्लेटिरिजियाई, सार्कोप्लेटिरिजियाई और एक्टिनोप्लेटिरिजियाई, ठीक है। अब इनको एक बार समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एक एक पॉइंट सारे लिखवाऊंगा। इसमें जो सिलिकियाई होते हैं, इसमें गिल्स होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं, यानी जो गलफड़े होते हैं इनकी मात्रा अधिक होती है। और होलोसिलिकियाई में एक गिल्स होता है। इसके बाद सिलिकियाई के अंतर्गत दांत होते हैं, वो कैसे होते हैं, दांत होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। दांत कैसे होते हैं, दांत अनुपस्थित होते हैं। और जबड़ों पर जो होलोसिलिकियाई होते हैं, जबड़ों पर दांत प्लेट होती है। क्या होती है, दांत प्लेट होती है। इसका जो उदाहरण है वो पिस्टिस मछली है, पिस्टिस फिश है। और इसका जो उदाहरण है काईमेरा, राइनोबेट्स और स्फिरना, ये है तीन उदाहरण, ठीक है। काईमेरा, राइनोबेट्स और स्फिरना। जो स्फिरना है इसको हथौड़ा शीर्क सार्क कहते हैं। ये सार्क मछली है जिसके दांत नहीं होके दांत की पूरी प्लेट ही होती है। सार्क मछली आपने देखी होगी फिल्मों में, ठीक है। इसके बाद इसको कहते हैं हथौड़ा, इसका नाम है हथौड़ा शीर्ष सार्क,
ये नाम याद रखना, ठीक है। हथौड़ा शिर्क शार्क को मछली कहते हैं इसको। इसके बाद में देखो, इसको एक बार वापस देख लेते हैं। कॉन्ट्रिक्थिस यानी उपास्थल मछलियों के दो उपवर्ग होते हैं, सिलिकियाई और होलोसिलिकियाई। अब इसमें गिल्स अधिक होते हैं, इसमें गिल एक होता है। दांत अनुपस्थित होते हैं, इसमें दांत की एक पूरी ब्लेड जैसी होती है, जिसे शार्क मछली में देखा होगा आपने। इसके बाद इसके अंदर का जो मछली आती है वो पिस्टिस, ठीक है। इसके बाद में काइमीरा, राइनोबेट्स, स्फिरना, ये 3 एग्जाम्पल इसमें आते हैं। फिर से बता रहा हूँ, देखो अगर इसके अंदर हमें एग्जाम्पल याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें अगर इतना याद रखना है, कॉन्ट्रिक्थिस के अंतर्गत स्फिरना, काइमीरा, राइनोबेट, स्फिरना, ये इसके अंतर्गत आते हैं। और ऑक्टिस की स्थिति के अंदर लेमिटेरिया है, प्रोटोस्पेरा है, इस तरह के नाम इसमें आते हैं। तो मैंने जिसे 3-4 एग्जाम्पल लिखवाए थे, वो एग्जाम्पल ही हमें सबसे ज़्यादा याद रखने हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं ऑक्टिक्थिस की 2 उपवर्ग होते हैं। कितने उपवर्ग? 2 उपवर्ग होते हैं, सार्कोप्लेटिरिजियाई और एक्टिनोप्लेटिरिजियाई। पृष्ठीय पंख 2 होते हैं। पृष्ठीय पंख कितने होते हैं? तो पृष्ठीय पंख 2 होते हैं, और पृष्ठीय पंख इसमें कितना होता है? तो 1 होता है। ये याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं। अधिरज्जुक पाली उपस्थित होती है, अधिरज्जुक पाली उपस्थित होती है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है लेटिमेरिया। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लेटिमेरिया इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद में अधिरज्जुक पाली इसमें भी उपस्थित है, तो हमें एक तो ये पॉइंट याद रखना है, अधिरज्जुक पाली इसमें भी है और अधिरज्जुक पाली इसमें भी उपस्थित होती है, और लेटिमेरिया इसमें है, और प्रोटोप्टेरस ये इसका उदाहरण है। अब हम एक एक पॉइंट को लिखते हैं। आप इस तरह से एक पूरे पेज पे इस तरह से इंडेक्स बना लें, या अलग अलग बनाए तो भी आपकी इच्छा। देखो पहले इसको लिख लेंगे, फिर इसको लिख लेंगे। कॉन्ट्रिक्थिस की बात करें तो 2 उपवर्ग है। कॉन्ट्रिक्थिस की बात करें तो 2 उपवर्ग है, सिलेकियाई, क्या हो जाएगा? सिलेकियाई और होलोसिलिकियाई। लिख लें कॉन्ट्रिक्थिस 2 उपवर्ग। पहला लिखें सिलेकियाई और होलोसिलिकियाई, ये लिख लिया होगा आपने। पहला लिखें सिलेकियाई और होलोसिलिकियाई। अब बात करते हैं इसकी पॉइंट की। गिल्स अधिक होते हैं या गिल्स होते हैं, गिल्स स्लिट भी कहते हैं। गिल स्लिट अधिक संख्या में होते हैं। एक गिल उपस्थित होता है, एक ही गिल उपस्थित होता है। इसके बाद में दूसरे पॉइंट की बात करें तो दांत अनुपस्थित होते हैं। लिखें दांत अनुपस्थित होते हैं। इसमें लिखें जबड़ों पर दांत ब्लेड उपस्थित होती है, जबड़ों पर पूरी दांत की एक ब्लेड उपस्थित होती है। इसका उदाहरण लिखें पिस्टिस। तीसरा पॉइंट है इसका एग्जाम्पल, उसमें लिखे पिस्टिस। इसके बाद होलोसिलिकियाई की बात करते हैं। इसके उदाहरण है काइमीरा। लिखे काइमीरा, राइनोबेट्स और स्फिरना, तीनों एग्जाम्पल लिख लेने हैं आपको। काइमीरा, राइनोबेट्स, स्फिरना। स्फिरना को हथौड़ा शिर्क शार्क मछली कहते हैं, हथौड़ा शिर्क शार्क मछली कहते हैं, ठीक है। सिलिकियाई में गिल्स अधिक होते हैं, दांत अनुपस्थित होते हैं, और पिस्टिस ये उदाहरण है इसका। गिल 1 होते हैं, जबड़ों पर दांत ब्लेड होती है, काइमीरा, राइनोबेट्स और स्फिरना, और हथौड़ा शिर्क शार्क कहते हैं। ये इतना उतार ले। अब आप पेज के इस साइड में लिखें या पेज के नीचे से लिखना चालू कर दें। ऑक्टिक्थिस 2 उपवर्ग होते हैं। उपास्थल मछलियां स्थिल मछलियां कहते हैं। 2 उपवर्ग होते हैं, 2 उपवर्ग होते हैं, सार्कोप्लेटिरिजियाई और एक्टिनोप्लेटिरिजियाई। देखो सार्कोप्लेटिरिजियाई थोड़ा छोटा होगा पर आपको मैं बोल रहा हूं, और इसमें है एक्टिनोप्लेटिरिजियाई, एक्टिनोप्लेटिरिजियाई, दोनों नाम लिख लें आप। इसके बाद इसके लक्षणों पे आ जाते हैं। इसमें लिखे पृष्ठीय पंख 2 होते हैं। पृष्ठीय पंख कितने होते हैं? तो पृष्ठीय पंख 2 होते हैं, और प्लेटिनोरिजियाई में लिखना पृष्ठीय पंख 1 होता है, पृष्ठीय पंख 1 होता है। अधिरज्जुक पाली उपस्थित होती है, अधिरज्जुक पाली उपस्थित होती है, इसमें भी लिखना अधिरज्जुक पाली उपस्थित होती है। इसके बाद इसमें उदाहरण लिख लेना लेटिमेरिया।
लेटिमेरिया फिश, लेटिमेरिया फिश इसका उदाहरण हो जाएगा। अब बात करते हैं अधिरज्जुक पाली की। अधिरज्जुक पाली है प्रोटोप्टेरस, 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 ये इसका उदाहरण होगा। इस प्रकार हमने एम्फीबिया के जो वर्गीकरण था उसको देखा, पिसीज वर्ग की सामान्य लक्षण देखे और पिसीज वर्ग का जो पूरा वर्गीकरण देख लिया। हमें यहीं तक बढ़ना है। फिर से महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ और बार बार बोल रहा हूँ, हमें लक्षण तो जो स्टार्टिंग में लिखवा था वो याद रखने। हमें एक तो ये चीजें याद रखनी है, ये ऊपर वाली मेन और अंतिम बीच वाले पॉइंट याद रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नॉलेज के लिए पढ़ना जरूरी होती है, क्या क्या चीजें हमें जानना जरूरी होता है, इसलिए पढ़ना तो पूरा है, लेकिन ज्यादा जो एफर्ट लगाना है वो एग्जाम्पल पे। और ये जो नाम है जो उपवर्ग है, वर्ग उपवर्ग एग्जाम्पल, वर्ग उपवर्ग और एग्जाम्पल, इन तीनों चीजों को अच्छे से रट लेना। और लक्षण तो हमें देखने ही है, उनको पढ़ना ही है। अब बात करते हैं, देखो ये तो अपना पूरा हो चुका है। अब बात करते हैं रेप्टाइल्स या सरीसृप के क्या सामान्य लक्षण है, क्या उनका वर्गीकरण है। ठीक है, इसको आप जल्दी से उतार लीजिए। इसके बाद इसको रफ करके हम रेप्टाइल्स या सरीसृप के सामान्य लक्षण लिखते हैं और उनके वर्गीकरण को देखते हैं। जल्दी से इसको उतारिए आप। एम्फीबिया और जो पिसीज के लक्षण थे और उनका वर्गीकरण हमने देख लिया। अब रेप्टाइल्स के जो सामान्य लक्षण हैं, उनके कैरेक्टर्स हैं, जो जनरल कैरेक्टर्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं और उनके क्लासिफिकेशन बात कर लेते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स का क्या क्लासिफिकेशन हो उसको देखते हैं और उसके जनरल जो कैरेक्टर है उसकी बात कर लेते हैं। तो सरीसृप या रेप्टाइल के जो लक्षण हैं, तो शरीर पर शुष्क त्वचा होती है। सबसे पहली बात तो वही, शरीर पर कैसी होती है, एक ड्राई स्किन होती है, शुष्क त्वचा होती है। इसके बाद में ये पहला पॉइंट हो गया, एक बार पूरा समझ लेते हैं। इसके बाद उपत्वचा श्रृंगी शल्कों, प्रशल्कों और शील्ड प्लेटों द्वारा बाह्य कंकाल बना होता है। जो यानी बाह्य कंकाल होता है उसका वो उपत्वचा होती है, यानी अंदर की त्वचा भी होती है लेकिन उसके ऊपर एक उपत्वचा, श्रृंगी शल्कों, प्रशल्क, शील्ड प्लेटों द्वारा बाह्य कंकाल बना होता है। इसके बाद श्वसन की बात करें तो ये पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। सॉरी, श्वसन नहीं, श्वसन तो सामान्य फेफड़ों के द्वारा होता है। ऑक्सीपिटल जो कोंडाइल होता है केवल एक होता है, ऑक्सीपिटल कोंडाइल एक होता है। एक तो ये पॉइंट हमें नोट करना है और एक पांचवा पॉइंट नोट करना है कि हृदय 3 कक्षीय होता है। हृदय 3 कक्षीय होता है लेकिन मगरमच्छ में 4 कक्षीय होते हैं, लेकिन चौथा कक्ष अपूर्ण होता है। मगरमच्छ में 4 अपूर्ण कक्ष वाला हृदय होता है। तो पहला पॉइंट लिखिए आप, यानी हेडिंग लिखिए सरीसृप या रेप्टाइल के लक्षण। हेडिंग लिखिए सरीसृप या रेप्टाइल्स के लक्षण, द जनरल कैरेक्टर ऑफ सरीसृप या रेप्टाइल्स। इसके बाद में फर्स्ट है, शरीर पर शुष्क त्वचा होती है, यानी बॉडी पर ड्राई स्किन प्रेजेंट होती है, ड्राई स्किन त्वचा होती है। शरीर पर शुष्क त्वचा उपस्थित होती है या शरीर पर शुष्क त्वचा होती है। पहला पॉइंट लिख लिया आपने। दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट लिखें उपत्वचा, उपत्वचा श्रृंगी शल्कों, उपत्वचा श्रृंगी शल्कों, प्रशल्क, प्रशल्क शील्ड प्लेटो, यानी एक प्रकार की क्रॉसधारियां ही होती है, प्लेटो द्वारा बाह्य कंकाल बना होता है। दूसरा पॉइंट उपत्वचा श्रृंगी शल्कों, प्रशल्क शील्ड प्लेटो द्वारा बाह्य कंकाल बना होता है। 2 पॉइंट लिख लिया आपने। इसके बाद में बात करते हैं अपन थर्ड पॉइंट की, श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। श्वसन की क्रिया फेफड़ों के द्वारा होती है, ये हमने तीसरा पॉइंट लिखा। अब तीसरा पॉइंट भी लिख लीजिए जल्दी से, श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। ठीक है, लिख लिया होगा। अब फोर्थ पॉइंट की बात करें, जो चौथा पॉइंट है, ऑक्सीपिटल कोंडाइल एक होता है। जब इसकी स्ट्रक्चर आप देखोगे उसमें ऑक्सीपिटल कोंडाइल क्या है उसको समझेंगे। ऑक्सीपिटल कोंडाइल एक होता है। पांचवा पॉइंट है, हृदय 3 कक्षीय होता है। हृदय सामान्यतः 3 कक्षीय होता है लेकिन मगरमच्छ में 4 अपूर्ण कक्ष होते हैं, यानी मगरमच्छ में 4 कक्षीय होता है। तो ये पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मगरमच्छ में जो हार्ट होता है वो 4 कक्षीय होता है, चौथा कक्ष अपूर्ण होता है, या फिर इसको लिख सकते हैं
4 कक्षीय होता है, ये भी अपन मान सकते हैं। तो चौथा पॉइंट ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल 1 होता है, लिख लिया। 5वां पॉइंट लिखे, हृदय 3 कक्षीय लेकिन मगरमच्छ में 4 अपूर्ण कक्ष होते हैं। ये इनके जनरल कैरेक्टर हो गए रेप्टाइल्स के, ये 5 पॉइंट हमने लिख लिए। अब नेक्स्ट लिखे आप तो क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल। नेक्स्ट लिखना है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल, सरीसृप का वर्गीकरण। सरीसृप का वर्गीकरण हमें देखना है, लिख लिया। अब लिखे पहला एनेप्सिडा, यूरेप्सिडा और पेरोप्सिडा और सिनेप्सिडा और डायप्सिडा। ये 5 भागों में बांटा गया है, 5 वर्ग। कितने? सरीसृप को, रेप्टाइल्स को 5 वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है एनेप्सिडा, पहला लिखे एनेप्सिडा। इसके बाद दूसरा लिखे यूरेप्सिडा, दूसरा लिखे यूरेप्सिडा। इसके बाद में लिखे तीसरा पेरोप्सिडा, तीसरा लिखे पेरोप्सिडा। चौथा लिखे सिनेप्सिडा, सिनेप्सिडा, चौथा लिखे। इसके बाद 5वां लिखे डायप्सिडा, 5वां डायप्सिडा। अब बात करते हैं, देखो पहला एनेप्सिडा, दूसरा यूरेप्सिडा, पेरोप्सिडा और एनेप्सिडा और डायप्सिडा। इनके एग्जाम्पल की बात, अगर वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यूरेप्सिडा, पेरोसिडा और सिनेसिडा ये विलुप्त प्रजाति है, विलुप्त प्रजाति है जिनके हमें कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता है वर्तमान में। ठीक है, इसमें देखा है डायप्सिडा में डायनासोर को रखते हैं, लेकिन हम थोड़ा बहुत जानते तो हैं, मतलब मूवी में देखा है, हमने टीवी में देखा है, फोटो इस तरह से बना दिए हैं, कंकाल मिला था तो जीवाश्म के रूप में, तो इसको इसके अंतर्गत हम डायनासोर को रख सकते हैं। जो डायप्सिडा है उसके अंतर्गत हम डायनासोर को जरूर रख सकते हैं, लेकिन जो यूरेप्सिडा है इसकी जो प्रजातियां वह विलुप्त है, वर्तमान में कोई भी एग्जाम्पल इसका नहीं है। पेरोप्सिडा इसकी भी प्रजातियां विलुप्त है, कोई एग्जाम्पल नहीं मिला। और एनेप्सिडा विलुप्त है, यानी ये तीनों में हमें कोई एग्जाम्पल याद नहीं करने की जरूरत है, कोई एग्जाम्पल है ही नहीं तो कहाँ से याद करेंगे। तो हमें सिर्फ याद क्या करना है, एक तो ये महत्वपूर्ण रहेगा इसके एग्जाम्पल, और जो डायप्सिडा है, जो आपके डायप्सिडा है ये अपने लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो जो एनेप्सिडा है उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहली बात तो इसमें आ जाता है टर्टल यानी कछुए, एनेप्सिडा के अंतर्गत। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस हिसाब से बनेगा, जो आपका टर्टल्स है उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो एनेप्सिडा के अंतर्गत। सही, अगर ये आया तो ये सब जानते हैं, लेकिन हमें टर्टल को भी किस में रखा है, एनेप्सिडा के अंतर्गत रखा गया है। सिमोरिया, ट्राइपनिप्स, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है, 2-3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इसको आपको याद करने हैं। तो एनेप्सिडा के अंदर लिखें, टर्टल्स है, सिनोमोरिया है, तो ये एग्जाम्पल लिखने हैं हमको। इसके बाद यूरेप्सिडा आते हैं, विलुप्त है, पेरोप्सिडा विलुप्त है, सिनेप्सिडा विलुप्त है, तो इनके तीनों की प्रजाति विलुप्त है। ये 4 एग्जाम्पल हमें ध्यान में रखने हैं। इसके बाद आते हैं डायप्सिडा, तो आप हेडिंग लिख ले, डायप्सिडा की 5 पॉइंट लाइन से लिखने हैं डायप्सिडा। इसके जो उदाहरण हैं इससे हमें बहुत सारे मतलब क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी, एक तो टर्टल्स है, सिमोरिया, इनसे ज़्यादा रहेगी। इसके बाद जो डायप्सिडा है इससे बनने की क्वेश्चन ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो आपके सांप, ठीक है, सांप की जितनी भी प्रजाति है, अब हम अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ मैं, कि जिस तरह बहुत वाइपर स्नेक है, आपके नाजा है, किंग कोबरा मतलब उसका नाम है, तो वो बहुत सारे हम नाम, छिपकली है तो बहुत सारी छिपकली, लिजार्ड, तो उन सभी के नाम नहीं लिखने। हमें सिर्फ डायप्सिडा के अंदर किसको रखा है, तो सांप को रखा गया है, फिर लिजार्ड को रखा गया जो छिपकली है उनको, मगरमच्छ को, घड़ियाल को, और स्फिनोडोन और टेरोडोन। तो ये नाम अगर यहाँ लिख लें तो ये है आपका स्फिनोडोन, कौन सा हो जाएगा, स्फिनोडोन, और ये है आपका एक हो जाएगा टोरोनोडोन। फिर से बता रहा हूँ, उसके 2-3 एग्जाम्पल हमें ध्यान में रखने हैं, इसके सारे एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। सांप, सारे सांप इसके अंतर्गत आते हैं डायप्सिडा के अंतर्गत, छिपकली इसके अंतर्गत आती है, फिर मगरमच्छ इसके अंतर्गत आते हैं, घड़ियाल इसके अंतर्गत आते हैं, फिर स्फिनोडोन इसके अंतर्गत आते हैं, और टेरोनोडोन इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल लिखवाए हैं मैंने, ये एग्जाम्पल हमें बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। इस प्रकार हमने
आपके एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया, द क्लासिफिकेशन ऑफ पीसीज वर्ग और क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स, ये पूरा पढ़ लिया है। अब रेप्टाइल्स में इतना क्लासिफिकेशन काफ़ी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बस, ठीक है। अगर कुछ और बचता है रेप्टाइल्स में, ठीक है, ये जो आपका पीसीज है एम्फीबिया में तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसके जो उपवर्ग है उसको देखने जाए तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, हमें ज़रूरत नहीं है उपवर्ग को देखने की, क्वेश्चन तो यहीं से बन सकता है। अगर फिर भी अगर कुछ रहता है इसमें तो हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको, अंतिम क्लास जो होगी क्वेश्चन के माध्यम से इसको जरूर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसको कंप्लीट आप उतार लिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो आपके एनिमल हैं और जो ह्यूमन है उसके बारे में, जो एनिमल्स के बारे में है, उनके सामान्य लक्षण, उनका जो क्लासिफिकेशन है उसको देख लेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।